वर्णोच्चारण शिक्षा के पाठ के क्रम में तो पिछला जो पाठ था इसमें हमने स्वरों का लक्षण क्या होता है, फिर स्वरों की क्या क्या संज्ञाएं होती हैं, उसके बाद व्यंजन का क्या लक्षण है, इसको देखा था। अभी आगे देखते हैं कि उच्चारण करने वालों के गुण और दोष। तो जो भी उच्चारण करके हम बोलते हैं तो हमें क्या क्या गुण हो सकते हैं और क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो गुण दोष मतलब समझते हैं, गुण जो अच्छाई है, दोष जो नहीं करने योग्य। तो श्लोकों के माध्यम से उनको बताते हैं। तो श्लोक का पाठ कीजिए पहले वाले का। तो पाठका का मतलब पढ़ने पढ़ाने वालों के क्या गुण होते हैं ये बता रहे हैं। तो सबसे पहले बताया माधुर्यम। तो हमारे उच्चारण में क्या होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। हम जब बोलते हैं मधुरता, कर्कश नहीं होना चाहिए। जैसे कौवा बोलता ना काव काव जैसे, और कोयल कैसे बोलती है, मधुर बोलती ना कुहू कुहू करके। तो ऐसी मधुरता होनी चाहिए हमारे वाणी में, हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। अक्षर व्यक्ति, अगर अक्षर हो वहाँ पर तो उसकी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति। तो हमारी जो अक्षरों की अभिव्यक्ति है वह कैसी होनी चाहिए, जैसे वहाँ अक्षर अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग, मिले हुए हैं तो मिला हुआ, ऐसे। उसके बाद कहते हैं पदच्छेद। पदच्छेद, अगर पद अलग अलग हैं तो अलग अलग बोलना है। जैसे एक वाक्य मान लिया हमने कि राम गांव जाता है, तो हमने अलग अलग बोला भी राम गांव जाता है। हमने एक साथ बोला तो राम गांव जाता है, समझ में आया, राम गांव जाता है नहीं आना। तो एक साथ बोलेंगे तो वहाँ पर समझ नहीं आता, अलग अलग बोलना है राम गांव जाता है। तो जहाँ अलग अलग पद हो वहाँ पर अलग अलग पद बोलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं पदच्छेद। छेद मतलब जानते हो, जैसे छेद मतलब कट करना, ठीक है। पद अगर कट किए हुए हैं मतलब अलग अलग हैं तो अलग अलग ही बोलना। राम गांव जाता है, तो राम गांव जाता है। तो ये पदच्छेद हो गए। उसके बाद सुस्वरा, सुंदर स्वर होना चाहिए। स्वर मतलब ध्वनि। तो कंठ का जो स्वर है वो सुंदर होना चाहिए। सुंदर कैसे होगा, जब अल्प प्राण है तो अल्प प्राण बोलना है, महाप्राण है तो महाप्राण बोलना है, क है तो क ही बोलना है, ख नहीं बोलना है, ख है तो ख ही बोलना है, क नहीं बोलना है वहाँ पर। और मूर्धन्य है तो मूर्धन्य श, दंत्य स है तो स। तो स को श को स ऐसा करेंगे तो वो सुस्वर नहीं होगा वो। उसके बाद कहते हैं धैर्यम, और धैर्य होना चाहिए, धीरता। बोलने में भी क्या होना चाहिए, धैर्य, डरते हुए नहीं। डरेंगे तो क्या होगा, कंपन होगा ना स्वर में। कोई डरा हुआ व्यक्ति है तो वो कुछ बोल रहा है तो उसके बोलने में कंपन होगा ना, वाइब्रेशन होगा। तो धैर्यपूर्वक बोलना है, जो भी बोलना है धैर्यपूर्वक बोलना है, जहाँ जैसे बोलना है वहाँ। और लय समर्थम। लय समर्थ मतलब यहाँ पर हिंदी में अर्थ दे रहे विराम और सार्थकता। तो जहाँ पर विराम है वहीं पर आपको विराम देना है, और जहाँ अर्ध विराम है तो अर्ध विराम जैसे बोलना है। सार्थकता होनी चाहिए, आप जो बोल रहे हो उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ का कुछ अर्थ निकल रहा है, ऐसा नहीं। सार्थक होना चाहिए। तो वही पर वही क्या होगा, समर्थ होगा। समर्थ मतलब संबद्ध अर्थ वाला होगा। तो लय समर्थम च षडेति, 6 हैं। कौन कौन से, फिर से गिनेंगे। माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेद, सुस्वर, धैर्यम, लय समर्थ। तो ये 6 जो हैं पाठका गुणा, तो पढ़ने पढ़ाने वालों का गुण है। तो ये सभी जो उच्चारण करने वाले सभी का गुण है, तो सभी के गुण हैं। तो एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। माधुर्यम
वर्णों के उच्चारण में मधुरता, तो कोई भी वर्ण का उच्चारण करने में उसमें मधुरता होनी चाहिए। अक्षर व्यक्ति, भिन्न भिन्न अक्षर, अगर भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न अक्षर। पदच्छेद, पृथक पृथक पद, पृथक मतलब अलग, अलग अलग पद। तू का अर्थ है और। सुस्वर, सुंदर ध्वनि। धैर्यम, धीरता। च और लय समर्थम, विराम तथा सार्थकता। और जैसा ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, स्वर, स्पर्श आदि आभ्यंतर और विवार आदि बाह्य प्रयत्न से अपने अपने स्थानों में वर्णों का उच्चारण करना तथा सत्य भाषणादि भी वर्णों के उच्चारण करने वालों के गुण हैं। तो यहाँ पर देखो थोड़ा ज़्यादा दिया है, इसको समझते हैं। हमने देखा कि लय सामर्थ्य मतलब विराम तथा सार्थकता, जहाँ विराम होनी चाहिए वहाँ विराम लगाना है, जहाँ सार्थकता मतलब जो अर्थ है उसके अनुसार ही हमें प्रयोग करना चाहिए। और कह रहे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, जैसे ह्रस्व, ह्रस्व अक्षर ह्रस्व जैसे बोलना है, दीर्घ अक्षर दीर्घ जैसे बोलना चाहिए, और प्लुत अक्षर प्लुत जैसे बोलना चाहिए, उदात्त उदात्त जैसे, अनुदात्त स्वरित स्वरित जैसे। और आगे कह रहे हैं स्पर्श आदि आभ्यंतर, तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, प्रयत्नोपि द्विविधा आगे आएगा। तो आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य दो प्रयत्न होते हैं। तो स्पर्श आदि, उसमें एक लिया स्पर्श, एक लिया उदाहरण के लिए स्पर्श आदि आभ्यंतर प्रयत्न, और विवार आदि बाह्य प्रयत्न, तो वो आगे आएंगे, इसको हम आगे देखेंगे। तो अपने अपने स्थानों में वर्णों का उच्चारण करना, अपना अपना स्थान मतलब स्थान भी आएगा, जैसे कंठ है, अकुह विसर्जनीया कंठ्या, तो कंठ से ही उसका उच्चारण करना। और एक और अतिरिक्त जोड़ा है, क्या, सत्य भाषण, सत्य भाषण मतलब सच बोलना। तो सच बोलना भी वर्णों के उच्चारण करने वालों के गुणों में से एक गुण है। तो ये सभी गुण इन्होंने गिना दिए। अभी देखते हैं दोष। तो वर्णों के उच्चारण करने वालों में दोष क्या होते हैं, तो उन दोषों को भी देखते हैं। तो श्लोक बोलिए। ग्रस्तम निरस्तम विलंबितम निर्घतमंबोकृतम ध्मातमथो विकम्पितम कृतमद्धकम द्रुतम। तो क्या कह रहे हैं, ग्रस्तम, तो हिंदी का अर्थ भी साथ साथ देखते हुए हम चलेंगे। ग्रस्तम जैसे किसी वस्तु को मुख से पकड़कर बोलना, जैसे मुख में कुछ चीज़ पकड़ा है, पकड़ के रखा हुआ, पकड़ के रखने के बाद कैसे बोलते हैं वैसे बोलना, या नहीं तो मुख को पकड़ के बोलना, जैसे ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, पकड़ा हुआ जैसे बोलना। तो ग्रस्तम पकड़ा हुआ जैसे बोलना। निरस्तम जैसे किसी वस्तु को मुख से ग्रहण करके फेंक देना, तो मुख से ग्रहण किया और फेंक दिया मतलब थूक दिया, थूकते हुए बोलना जैसे, या नहीं तो बोलते हुए वो शब्दों को थूक रहे जैसे बोलना। थूक रहे जैसे मतलब क्या कर रहे, जब इस तरह, तो जैसे जैसे बोलते हैं ना गुस्से में जैसे बोलते हैं, तो फेंकते हुए बोलने जैसे। ऐसे ही अविलंबितम, अविलंबित मतलब जिसका उच्चारण पृथक पृथक करना चाहिए उसको वर्णांतर में मिला के बोलना। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, राम गांव जाता है, तो राम गांव जाता है तो अलग अलग बोल दिया, राम गांव जाता है, तो ये क्या हो गया, मिला करके बोलना। अविलंबित, विलंबित होता है विलंब, उसमें जितना विलंब है, या इसको ऐसा कह सकते हैं अवलंबित, अविलंबित भी कह सकते हैं इसको अवलंबित। तो जैसे किसी का आश्रय से, जैसे कोई शब्द है, मान लिया स्थान शब्द है, तो किसी पर आश्रय होकर के बोलना। स्थान को स्थान नहीं बोल पा रहे, क्या बोल रहे हैं, स्थान। सुने हो ना, स्कूल को स्कूल, कुछ लोग को स्कूल, हाँ स्कूल, तो सा में आ जोड़ लिया। वैसे क्या है वो अंग्रेजी का शब्द स्कूल, तो कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, स्कूल। क्यों, वो स नहीं बोल पा रहे, इसलिए स को क्या बोल रहे हैं, स्कूल। कुछ लोग स्कूल।
तो स्मार्ट हो गया, स्कूल। कुछ लोग तो वो भी बोलने हैं तो सकूल, सकूल बोल देते, स में आ जोड़ दिया, ठीक है। तो किसी का आश्रय लेकर के बोल रहे हैं, ई का आश्रय लेकर के, आ का आश्रय लेकर के जहाँ बोल रहे हैं तो वो भी गलत है। ऐसे ही आगे कह रहे हैं निर्हतम, जैसे किसी को धक्का देना, किसी को धक्का दिया तो बोलते हुए भी धक्का देने जैसे बोलना। जैसे यहाँ पर पीछे आया था ना, जैसे फेंकते हुए बोलना, तो ऐसे धक्का देते हुए बोलना, तो ये भी दोष है। अम्बुकृतम, अम्बुकृतम जैसे मुख में जल भर के बोलना, मुंह में पानी भरा हुआ, हाथों भर कर क्या कर रहे हो, ठीक है, उसका पानी भर के, जैसे ये करते हैं ना पान खाने वाले, पान मुंह में रखे, क्या कर रहे हो, बोलो क्या, ऐसा रखो। देखते हैं ना पान खाने वालों का स्थिति क्या है, मुंह में पान है और बोले जा रहे हैं, हाँ बोलो बोलो क्या कर रहा है, तो वो मुंह में पानी भरा जैसा या कुछ भी भरा जैसा, तो जल भर के बोलना। धमातम जैसे रुई को धुनना, तो रुई को धुनते हैं, व लोहार की भाटी के समान उच्चारण करना। तो जैसे रुई को धुनना मतलब रुई का जो कार्य करते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई आदि जो करते हैं, तो उस समय उसको धुनते हैं। तो ऐसे ही जैसे रुई धुन रहे हैं, जैसे मतलब सांस फूल रहा है, सांस फूलते हुए, किसी ने सांप देख लिया तो आके बोल रहे हैं सांप है, सांप के थोड़ा डरते हुए बोलते हैं ना, तो सांस फूल रहा है उसका, तो सांस को फुलाते हुए बोलना। तो सामान्य रूप से सांस बुला करके अगर बोलते हैं तो गलत है, ठीक है। वो डर के मारे बोल रहा है तो वो ऐसी स्थिति है, तो सांस फूलेगा तो इस तरह बोलेगा, लेकिन बिना उसके भी अगर सांस फूला जैसा बात कर रहे हैं तो वह गलत है। विकम्पितम जैसे कंप करके बोलना, कंप मतलब हिलना, जैसे वाइब्रेट हो करके, जैसे कोई डरते हुए बोलते हैं ना, तो शब्द भी ऐसे डरते हुए निकलते हैं, कंपते हुए, तो वो भी गलत है। संदष्टम जैसे किसी वस्तु को दांतों से काटते हुए बोलना, जैसे दांतों से हम किसी वस्तु को काट रहे हों, खटखट जैसे आवाज़ आता है, उस तरह से बोलना। ये दांतों खटखटाते, हाँ ठंड में दांत खटखटाते ना, और खटखटाते हुए बात करना। एनीकृतम जैसे हरिण कूद के चलते हैं वैसे ऊपर नीचे ध्वनि से बोलना। जैसे हिरन कूदता है, उछलता है, फिर उछलता है, फिर उछलता है, तो बोलने में भी ऐसे उछल रहा है, फिर कम हो रहा, फिर ज़्यादा हो रहा, फिर कम हो रहा, फिर ज़्यादा हो रहा, तो कम ज़्यादा जैसा हो रहा है वो भी गलत है। वैसे ऊपर नीचे, हाँ ठीक है। तो अर्धकम जितने समय में जिस वर्ण का उच्चारण करना चाहिए उसके आधे समय में बोलना। तो जितना समय उसको लगाना चाहिए उतना समय न लगा के आधे समय में बोल देना उस शब्द को। जैसे मैं अभी उदाहरण देता, राम गाँव जाता है, तो थोड़ा समय तो देना चाहिए, राम गाँव जाता है, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि हाँ ये वाक्य बोल रहे हैं। राम गाँव जाता है बोल दिया तो कुछ समझ में नहीं आया, वहाँ पर आधे समय में बोल दिया उसको, तो वह भी गलत है। द्रुतम त्वरा से बोलना, तो ये भी इसी में आगे, फटाफट बोलना, जल्दी जल्दी बोलना। विकीर्णम जैसे कोई वस्तु बिखर जाए, जैसे कोई वस्तु बिखर गए ऐसे, तो बिखरा हुआ सा बोलना, वैसे उच्चारण करना। ये सब दोष स्वरों के उच्चारण करने हारों के हैं, तो ये सभी दोष गिनाए हैं। तो स्वरों हमने देखा कि उच्चारण करने वालों के गुण क्या है और दोष क्या है, तो हमें दोषों को छोड़ना है। जब भी हम उच्चारण करते हैं तब इन दोषों को छोड़ करके जो गुण बताए गए हैं उनका हमें उपयोग करना चाहिए, तभी वर्णोच्चारण शिक्षा जो पढ़ रहे हैं वह सार्थक होगा। तो जब भी बोल रहे हो तो धैर्यपूर्वक, मधुरतापूर्वक, सुस्वर अच्छा स्वर में, जहाँ ह्रस्व है वहाँ ह्रस्व, जहाँ दीर्घ है वहाँ दीर्घ, तो जैसे वहाँ जितने समय बोलना उतने समय में सामने वाले को स्पष्ट हो जाए, तो अच्छा उच्चारण करना चाहिए। और भी कुछ दोष गिना रहे हैं, तो पढ़ेंगे इसको। अतोन्ये
तो हिंदी भी देखते साथ साथ चलेंगे। व्यंजनों के उच्चारण में भी दोषों को छोड़कर बोलना चाहिए। तो व्यंजन के उच्चारण में भी दोष हो जाते हैं। तो किस प्रकार दोष हैं कुछ गिना रहे हैं, जैसे शशः, शशः, इन तालव्य शकारों के उच्चारण में शश इति माभूत, मूर्धन्य शकारों का उच्चारण करना है। तो शब्द है शशः, ठीक है, और उच्चारण कर दिया शश, तो वह भी गलत है। पलाशः, तो जैसे पलाश का पेड़ है तो उसको पलाश बोल दिया। ऐसे ही मंचक शब्द है, कोई इस च के स्थान में, मंचक में च जो है ना उसके स्थान में मंजक बोल दिया तो वो अर्थ्या लगाएगा, मंजक मांजनार्थ में आ जाएगा। फिर तो ज का उच्चारण करें इत्यादि व्यंजनों के उच्चारण करने हारों के दोष कहाते हैं। तो उच्चारण करने वालों में ये भी दोष है। सिर्फ वो जो ग्रस्तम, निरस्तम, अविलंबितम ये सब गिनाया, तो उनसे अलग वर्णों को भी बदल के जो बोल रहे हैं, बदल के ही बोल दिया पूरा। मंचक शब्द था, मंजक बोल दिया, तो ये भी दोष होते हैं। इसलिए जिस जिस अक्षर का जो जो स्थान, प्रयत्न और उच्चारण का क्रम है वैसा ही उसका उच्चारण करना योग्य है। तो जहाँ जिसका स्थान, प्रयत्न जैसा है उसका वैसा ही उच्चारण करना। तो स्थान क्या होता है, प्रयत्न क्या होता है, ये आगे आएगा। प्रश्न, इस ग्रंथ में कितने प्रकरण हैं? तो अभी तक जो है इस ग्रंथ की भूमिका हुई है। पहले हमने देखा था स्वामी जी का एक भूमिका था, स्वामी जी की लिखी हुई भूमिका थी। इसके बाद फिर हमने देखा महाभाष्य के 2 श्लोक करके फिर भूमिका के रूप में आया। अभी ये जो चल रहा है ये भी भूमिका, अभी ग्रंथ शुरू नहीं हुआ, भूमिका ही चल रही है। तो अभी अथ प्रथमम प्रकरणम यहाँ से प्रारंभ होता है वर्णोच्चारण शिक्षा। तो अभी प्रश्न, अभी इस ग्रंथ को शुरू करने से पहले प्रश्न उठा रहे हैं कि इस ग्रंथ में कितने प्रकरण हैं। जैसे अध्याय होते हैं, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं, तो अध्याय होते हैं, ऐसे ही उल्लास होते हैं, ऐसे ही प्रकरण होते हैं, ऐसे ही कांड होते हैं। तो बहुत विभागों में जैसे विभक्त है, तो यहाँ पर प्रकरण में विभक्त है ये ग्रंथ। तो कितने प्रकरण है ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो श्लोक को एक बार पढ़ेंगे। स्थानमिदं करणमिदं प्रयत्नदेशोद्विधानिलः स्थानं पीडयति कृतिकारः प्रक्रमदेशोऽथनामिकः। तो कौन कौन से प्रकरण है? पहले सबसे पहला है स्थान। तो प्रथमम प्रकरण जो आ रहा है वो स्थान प्रकरण है। उसके बाद करण, दूसरा है करण। करण मतलब साधन, तो वर्णों को उच्चारण करने में क्या साधन हो सकते हैं। तीसरा है आभ्यंतर प्रयत्न, फिर चौथा बाह्य प्रयत्न, फिर पांचवा स्थान में वायु का ताड़न, तो वायु का किस प्रकार ताड़न होता है वह, और छठा है वृत्तिकार, और सातवां है प्रक्रम, और आठवां है नाभि के अधोभाग से वायु का उत्थान। तो ये 8 प्रकरण क्रम से इस ग्रंथ में हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये इसकी भूमिका थी। अब प्रश्न उठाया कि इस ग्रंथ में कितने प्रकरण। तो अगले पाठ से हम देखेंगे कि एक एक प्रकरण प्रारंभ करके जो स्थान आदि, स्थान, करण, अभ्यंतर आदि हैं उनको हम अगले पाठ में देखते हैं। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं।